विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूर्णमल मीणा। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने जो है मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा की थी। विद्यार्थियों, हम आज उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचनाओं के बारे में। सबसे पहले उनकी जो रचनाएं हैं उसमें वर्णन किया है मानसरोवर खंड, मानसरोवर का चित्रण। क्योंकि पद्मावत में जो है मानसरोवर का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि जायसी ने इसमें किया है। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात्रि के दिन जो पद्मावती, जो कि बहुत ही सुंदर नायिका के रूप में यहाँ पे बताया गया है, राजा रतन सिंह की पत्नी के रूप में यहाँ पे बताया गया है, वो एक दिन मानसरोवर में जो है स्नान करने के लिए जाती है अपनी सभी सहेलियों के साथ। तो वहाँ पे जो उस मानसरोवर की विशेषताएं हैं उसका वर्णन इसमें बताया गया है। वो देखिए, एक दिवस पुण्यतिथि आई, मानसरोदक चली नहाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सवे चली आई, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करण रसबेली, कोई सु गुलाल सुदर्शन राती, कोई सो बकावरी बगुचन भाती, कोई सु मोल श्री वो पावती, कोई जाय जुई सेवती, कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगार हार नागेश्वर, कोई कूजा सदवर्ग चमेली, कोई कदम सुरस रसबेली, चली सबे मालती संग, पद्मावती के संग, फूलो कमल कुमोद, वेद रहे गण गंधर्व, बांस परम दमोद। इसी का वर्णन यहाँ पे कवि जायसी ने जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जो है किया है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन पद्मावती ने सोचा कि मानसरोवर में स्नान करने के लिए चलते हैं, किंतु उन्होंने सोचा अपनी सखियों को भी बुला लेते हैं और मानसरोवर में स्नान करने के लिए चलते हैं। सभी सहेलियां वहां जाती है। विभिन्न प्रकार के सुंदर आभूषणों से, वस्त्रों से युक्त जो सहेलियां थी वहाँ पे आ जाती है और वो ऐसा प्रतीत होती थी जैसे मानो कोई फुलवारी जिसको कहते हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित जैसे वहाँ पे स्थापित हो गई है। उन सहेलियों के भी नाम देखिए क्या क्या रखे हैं कवि जायसी ने। उनमें से जो है किस प्रकार के नाम रखा, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई तो चंपा के समान थी, कोई कुंद, कोई सुकेत, गुलाल, लाल सुदर्शन, बकावरी आदि के समान, कोई मोलश्री, कोई जाही जूही सेवती, सोन जरद, केसर, हार सिंगार, नाग केसर, कूजा, जंगली गुलाब, चमेली, इनके समान वो सहेलियां जो है सुंदर प्रतीत हो रही थी। और वो सभी जब रानी पद्मावती के साथ एक साथ चलती है तो वो कैसे प्रतीत होती है विद्यार्थियों, जैसे कमल और कुमुदनी, यानी राजा रतन सेन और पद्मावती। उसी प्रकार से उनकी जो सहेलियां थी वो यहाँ पे सुशोभित हो रही है। और इतना ही नहीं, चली सभी मालती संग फूली केवल कुमोद, भेद रहे गण गंधर्व बास परम दामोद। वे जब कहते हैं कि जब साथ चलती हैं सारी सहेलियां तो कैसी प्रतीत होती है, कमल और कुमुदनी के समान। और उनके शरीर से कैसी खुशबू आ रही है, भेद रहे गंधर्व बास परदा में,
यानी उनके शरीर से खुशबू आ रही है। और वो जो जितनी भी नारियां हैं, सहेलियां हैं, वो बहुत ही आनंदित है, प्रसन्नचित्त है। ऐसा दृश्य यहाँ पे कवि जायसी ने जो है इस मानसरोवर के खंड में जो है बताया गया है। तो कवि जायसी ने जो है यहाँ पे उस मानसरोवर की जो सुंदरता है, वहाँ का जो दृश्य है, उसको अधिक सुंदर बनाने का प्रयास किया है। अनेक प्रकार के पुष्प, वृक्ष आदि का जो है यहाँ पे वर्णन किया है। अनुप्रास, अलंकार आदि का जो है यहाँ वर्णन है। इसमें अवधी भाषा भी है। इसमें कहते हैं कि जहाँ इस प्रकार की बात होती है वहाँ पे प्रसाद गुण की बहुलता दिखाई देती है। अगला है विद्यार्थी दूसरा इनका। खेलत मान सरोवर गई जाय पाल पर टाढ़ी बई, देख सरोवर हंसे कुलेली पद्मावती सो कहे सहेली, ए रानी मन देख विचारी, यही नेहर रे ना दिनचारी, जो लग यह पिता कर राजो, खेल लियऊँ जो खेलऊँ आजो, पुनि सासुरम गवनम काली, कित हम कित ये सरवर पाली, कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिल के खेलब एक साता, सासु ननद बोलिन ज्यों लेही, दारुण ससुर निसरे देही, पीऊँ पियार सिर ऊपर पुनि सो करे दऊँ का, दहूँ सुख राके की दुख दहूँ कस जन्म निभा। देखिए कितना सुंदर चित्रण मलिक मोहम्मद जायसी जी ने जो है किया है इस मानसरोवर खंड में। जब पद्मावती, रानी पद्मावती स्नान के लिए उस मानसरोवर में जाती है और जब आपस में वो सहेलियों के साथ में जब बातचीत होती है, वो आगे की उनके जीवन में आने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में वो यहाँ पे वार्तालाप करती है। और क्या कहती है, खेलत मान सरोवर गई जाय पाल पर ठाड़ी गई। जब वहाँ सभी सहेलियाँ मानसरोवर के नज़दीक पहुँचती है और जो मानसरोवर है उसका जो किनारा है जिसको हम पाल कहते हैं, वहाँ पर वो खड़ी हो जाती है और उस सुंदर सरोवर को देख करके हंसी मजाक करती है, किरणाएं करती है और खेल ही खेल में एक सहेली जो चतुर सहेली के रूप में जानी जाती है, वो पद्मावती से क्या कहती है कि हे रानी, तनिक विचार करके देखो, क्योंकि माँ बाप के पास, यानी माँ बाप के पास से क्या कहते हैं हम, पीहर, अब तो बहुत समय कम रहना है। क्योंकि जब पिता के पास रहते हैं तो वहाँ आनंद की अनुभूति होती है, जो चाहे वो हम कर सकते हैं। किंतु कल को हमें दूसरे घर में जाना पड़ेगा, यानी ससुराल पक्ष जिसको कहते हैं हम, वहाँ जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमें इस प्रकार का जो खुला वातावरण जो यहाँ पे मिलता है पिता के घर में, वहाँ पे हमें ससुराल में नहीं मिलेगा। और ना ही वहाँ की जो सखियाँ हैं, सहेलियाँ हैं, वो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करती हुई क्या कहती है कि यदि हम ससुराल चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें घर से बाहर कोई नहीं जाने देगा और ना ही हम सभी एक साथ एकत्रित हो पाएंगे और ना ही सुंदर सरोवर का दर्शन हो पाएगा। यहाँ अंत में यहाँ तक कह देती है कि हमें तो इनका दर्शन करना भी दुर्लभ हो जाएगा। जब पियर
से चले जाएंगे तो हमारी स्वतः ही स्वतंत्रता जो है समाप्त हो जाएगी, और ना ही हमें एक साथ मिलकर हम इस प्रकार की क्रीड़ाएँ कर सकते हैं। क्योंकि जब दूसरे के घर में चले जाएंगे ससुराल में तो क्या होगा, वहाँ पर सासु ननद बोली न ज्यों लेही, दारुण ससुर निसरे देही। क्योंकि वहाँ पे तो सास भी मिलेगी, ननद भी मिलेगी, और वो अनेक प्रकार की जो है हमें प्रताड़ित करेगी, उलाहना देगी। उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। चाहे हमें हमारे प्राण ही निकल जाए लेकिन उसको भी सहन करना पड़ेगा। और इतना भी कह देती है कि हमारे जो सासु ननद बोले दारुण ससुर निसरे दे, यानी हमारा ससुर भी यदि हमें प्रताड़ित करेगा, घर से बाहर भी निकाल देगा, किंतु ससुर यदि हमें फिर भी नहीं निकलने देगा तो क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पे जो है वो सखियाँ, वो सहेलियाँ क्या कहती है, पीऊ पियार सिर ऊपर पुण्य सो करे दहु का, दहु सुख राखी की दुख, दहु कस जन्म निभा। वो ये सोचती है कि हमें तो हमारे पति का प्यार ही प्राप्त करना है, यदि हमने प्राप्त कर लिया तो संपूर्ण कार्य हो जाएगा। और यदि हम किस प्रकार का जो है आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, वो भी वो सह लेंगे। और यहाँ तक वो सोचती है कि चाहे वो हमें सुख की प्राप्ति दे या दुख दे, ये हमारे बस में नहीं होगा। हमें जैसा भी जीवन व्यतीत करना होगा वैसा हम करेंगे। तो कवि जायसी ने यहाँ पे जो विवाह से पूर्व की जो मन में जो उठापटक होती है, जो व्यक्ति की भावनाएं होती है, उसको यहाँ पे चरितार्थ किया है। और कहते हैं कि जब जीवन में हम इस संसार में हैं तो हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। यदि हम इस जीवन को समाप्त करने के पश्चात, यानी मृत्यु के पश्चात, यदि कुछ भी घटित होता है तो हमारे वशीभूत नहीं है। इसीलिए कवि जायसी ने कहा है कि हमारा जो जीवन है वो कितना है, बहुत ही कम क्षणिक है, और उसको जाना है। क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। और जब आदमी मरता है तो जीव क्या होता है, वो वहाँ से चला जाता है। क्योंकि कभी जीवात्मा जो है समाप्त नहीं होती है, वो दूसरे में प्रवेश कर जाती है। विद्यार्थियों, इसमें बहुत ही सुंदर चित्रणियाँ कवि जायसी ने जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। अवधी भाषा है, इसमें केवल मात्र दोहा और चौपाई छंद है। मिल ही रही सब चढ़ई हिडोरी, अगला है विद्यार्थी। मिल ही रही से सब चढ़ई हिडोरी, झूली ले सुख बारी बोरी, झूली लेऊ नेहर जबताई, फिर नहीं झूलन देवी साई। पुनि सासुर लेई राखी तहाँ, नेहर चाह न पाऊँ जहाँ, कित यह धूप कहाँ ये छायो, रहे सकी बिनु मंदिर माहो। गुण पूछई ओ लाई दोखू, कौन उतर पाऊब तह मोकू, सासु ननद के भों सिकोरे, रहे संकोच दुओ कर जोरे, कित ये रही सी जो आऊब करना, ससुरे अंत जन्म दुख भरना। कितने हर पुनि आऊबू, कित ससुरे ये खेल, आपु आपु कह होई ही, परब पंक्ति जब ढेल।
यहाँ पे कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित इस पद्यांश में कवि ने इस बात की ओर संकेत किया है कि यदि अपने माता पिता के पास जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती है वो ससुराल में नहीं होती है, वहाँ पे बंधन हो जाते हैं। इसलिए जितना सुख यहाँ प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। देखिए विद्यार्थियों कि वहाँ पे जो उपस्थित सभी सखियाँ सहेलियाँ वहाँ पे जो हिंडोला झूला इस पर चढ़ जाती है और उस झूले पर अपनी बारी के आने का इंतज़ार करती है, क्योंकि उस झूले पर बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। वहाँ पर उपस्थित एक सखी क्या कहती है, झूल लेऊं नेहर जब ताई फिर नहीं झूलन दे साई, जितना झूलना है झूल लो, क्योंकि ससुराल में जाने के पश्चात आपको ये अवसर प्राप्त नहीं होगा। वहाँ पे न तो आपके पति झूलने देंगे ना ही आपके ससुर और सास झूलने देंगे, क्योंकि वहाँ जैसा वो कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। क्योंकि आगे कहते हैं कवि जायसी, क्योंकि न तो वहाँ पे धूप दिखाई देगी नहीं कहीं छाया दिखाई देगी, क्योंकि ये धूप और छाया का जो चित्र है वो यहाँ पे प्राप्त हो सकता है किंतु वहाँ प्राप्त नहीं हो सकता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कवि जायसी का कि आपका जो यहाँ पे सुख की अनुभूति होती है वहाँ पे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ससुराल पक्ष में जैसा वो कहेंगे वैसा ही आपको व्यतीत करना है। ना ही आपके जो मित्र हैं सखियाँ हैं वो एक साथ मिल सकती है, फिर वो एक दूसरे से इस प्रकार की वार्तालाप भी नहीं कर सकती है। यदि ससुराल में यदि आपकी सास है ननद है, यदि आपके प्रति इस प्रकार का भाव रखती है, नाराज हो जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, यानी भयभीत होना पड़ेगा, डर कर के भी रहना पड़ेगा। तो एक सहेली कहती है कि आज हमें जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है वो कभी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि अंत में हमें क्या कहाँ रहना पड़ेगा, ससुराल पक्ष में, वहीं जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए कहता है कवि कि जितना भी आनंद की अनुभूति हमें अपने माता पिता के यहाँ जो प्राप्त हुई है ये अवसर हमें ससुराल में नहीं मिलेगा, और ना ही हमें वापस अपने घर आने का अवसर प्राप्त होगा, और ना ही हमें ससुराल में हमें इस प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। इस प्रकार से सखी सहेलियाँ रानी पद्मावती के बीच में इस प्रकार की वार्तालाप करती है, उस आनंद की अनुभूति प्राप्त करती है और आगे के बारे में भविष्य के बारे में इस प्रकार की जो चर्चा करती है उसका सुंदर चित्रण कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो है यहाँ पे किया गया है। विद्यार्थियों आज इतना ही, कल हम इस पर चर्चा आगे करेंगे। नमस्कार।